बच्चों कल हम लोगों ने छोटी आंत में पाचन पढ़ा था। तो अब पाचन के बाद प्रोसेस होता है अवशोषण का, पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण। ठीक है, तो कल आपने पढ़ा कि जो है भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है और रसांकुरों के माध्यम से होता है। ठीक है बच्चों, तो रसांकुरों द्वारा पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण। अब अवशोषण के बाद नंबर आता है स्वांगीकरण। क्या नंबर आता है, स्वांगीकरण। तो कल अवशोषण की बात की गई थी, आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का, ठीक है, जब अवशोषण होता है तो अवशोषित भोज्य पदार्थ विभिन्न वाहिनियों के माध्यम से जाकर के कोशिका द्रव्यों में विलीन हो जाती है, एकदम घुल जाती है। तो इसी प्रोसेस का नाम है भोजन का स्वांगीकरण। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का कोशिका में विलीन होने, कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, भोजन का स्वांगीकरण हो गया। ठीक है, अब जब ये कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाएगा, इसका स्वांगीकरण हो जाएगा, ठीक है, भोजन का, तो फिर क्या होगा, इसी का फिर यूज किया जाएगा, इसी का पचे हुए भोज्य पदार्थों का जो कोशिका द्रव्य में विलीन होते हैं, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और उपयोग करके जो है इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, टूट फूट की मरम्मत की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्रिया इसमें होती है। अब स्वांगीकरण के बाद जो नंबर आता है मल विसर्जन या बहिक्षेपण का, बहिक्षेपण। ठीक है, तो बहिक्षेपण क्या है, अपचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पचे नहीं होते हैं, उनको क्या करना, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, ठीक है, क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण। तो शरीर से अपच पदार्थ, शरीर से अपच पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसी को मल विसर्जन भी कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो ये जो है पाचन का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। तो हमने पढ़ा भोजन का पाचन, उसके बाद में जो है भोजन का अवशोषण, फिर भोजन का स्वांगीकरण। जब स्वांगीकरण की बात की जाता है तो जो अपच भोज्य पदार्थ होंगे जिनका पाचन नहीं होता है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। वह प्रोसेस क्या होता है, बहिक्षेपण कहलाता है, या इसी को हम लोग मल विसर्जन कहते हैं बच्चों। ठीक है, और हमने पाचन तंत्र को भी देखा कि मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे श्वसन की। श्वसन, तो श्वसन क्या है हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं।
तो श्वसन क्या होता है, जीवों में कोशिका स्तर पर, जीवों में कोशिका स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण को, भोजन के जैविक ऑक्सीकरण, भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या है श्वसन? जीवों में कोशिका स्तर पर, हर एक कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन क्रिया बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या होता है इसमें, जैसे भोजन का जैविक ऑक्सीकरण, मान लीजिए ये भोजन है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज होता है ये, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन का अणु है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति जब कोई क्रिया होती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण होता है, और इस ऑक्सीकरण के दौरान क्या क्या बनता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है जो बाहर निकल जाती है, ठीक है, फेफड़े से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और जो है ऊर्जा मुक्त होगी, ये ऊर्जा जो होगी फॉर्मेट में होगी 673 किलो कैलोरी, ये ऊर्जा उत्पन्न होगी 673 किलो कैलोरी होगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है, भोजन का जैविक ऑक्सीकरण है, और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये ATP के रूप में रहती है, ATP के रूप में होती है। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु का जब जैविक ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के एक अणु का जब जैविक ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं, जल के 6 अणु बनते हैं, और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग ATP के रूप में, ये ATP के रूप में बनता है। तो इतने में कितना ATP होगा, 36 ATP होगा, ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है भोजन के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, तो ATP के रूप में होती है। ठीक है, और जब ATP जब इसको तोड़ा जाता है तो इस प्रकार से फिर ऊर्जा उसको मिलती है इन चरणों में। तो ATP है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट जब टूटेगा ये बनेगा ADP, क्या बनेगा, ADP, और एक फास्फेट इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, ADP हो जाएगा। इस तरह से चरणबद्ध रूप से जब जरूरत पड़ती है तो चरणबद्ध रूप से हमको ATP से क्या मिलता है, ADP। जब ATP से ADP के रूप में कन्वर्ट होगा तब उस समय क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी। तो जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, इसी नाते ATP को बोलते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी के रूप में इसको जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में जो है, अब हम लोग श्वसन और दहन में थोड़ा अंतर देख लेते हैं कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने ये देख लिया कि भोजन का जब जैविक ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा जो है ATP के रूप में होती है। ठीक है, और जब ज़रूरत होती है तो ATP को तोड़ा जाता है, उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, श्वसन और दहन में अंतर देखना है। तो ये हो जाएगा श्वसन और एक तरफ हो जाएगा दहन। ठीक है, क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं।
तो पहली बात है जो ये श्वसन वाली क्रिया है ये कहाँ होती है, तो यह क्रिया जीवों में होती है, जीवों में होती है। ठीक है, श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, जीवों में होती है। और जो दहन होता है यह क्रिया भौतिक वातावरण में होता है। ठीक है, और जो दूसरा है इसमें क्या होती है, जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है, ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों में मुक्त होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एटीपी के रूप में होता है और जितनी ज़रूरत होती है उतनी ऊर्जा मिलती रहती है, इस नाते थोड़ी थोड़ी की मात्रा के रूप में ऊर्जा मिलती है। और जब दहन होता है तो संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। ठीक है, एक साथ मुक्त होती है, ये है। और तीसरा क्या होता है, ये जो श्वसन होता है क्रिया, इसमें एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम, श्वसन क्रिया एंजाइम की मदद से सामान्य ताप, जो शरीर का ताप होता है, ठीक है, उस पर होता है, सामान्य ताप पर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, तो लिख लेंगे इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती तथा क्रिया होती है। ठीक है, दहन का मतलब होता है जैसे लकड़ी का जलना है, कोयले का जलना है, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल है, ये सब जब जलते हैं तो ताप भी उच्च होता है। ठीक है, और इस क्रिया में ऊर्जा हमको संपूर्ण रूप से मिल जाती है एक साथ। परंतु ये वाली जो क्रिया होती है इसमें क्रिया में ऊर्जा एक साथ नहीं उत्पन्न होती है, तो ये वातावरण में घटना घटती है और ये शरीर के अंदर, जीवों के अंदर होती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, हमने कहा, इसमें एक साथ मिल जाती है। और यहाँ जब श्वसन क्रिया होती है तो इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, बिना एंजाइम के श्वसन क्रिया संभव नहीं है। लेकिन इस क्रिया में किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, वातावरण में घटती है और ये उच्च ताप पर होता है और ये शारीरिक ताप पर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने श्वसन और दहन में अंतर देखा, श्वसन के बारे में कुछ समझा कि श्वसन किस प्रकार से श्वसन क्रिया में होता क्या है और श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद जो है हम लोग श्वसन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्वसन अंगों के बारे में और श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है। ठीक बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।